Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। पोलियो और पाकिस्तान एक दूसरे के लंगोटिया यार हो चुके हैं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं की तर्ज पर पाकिस्तान तमाम कोशिश कर पोलियो को जाने से जैसे रोक लेता है। एक आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2017 में पाकिस्तान में पोलियो के केवल 8 नए मामले सामने आए, यानी पोलियो वायरस खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में 12 नए मामले और 2019 में नए संक्रमणों की संख्या बढ़कर 147 तक पहुंच गई। 2020 में 84 नए केस दर्ज हुए। इस साल अभी तक एक केस सामने आया है, लेकिन आशंका है कि अगर इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो कुछ ही महीनों में यह ग्राफ लाखों में पहुंच सकता है। आपको ध्यान है, हमारे देश में भारत में पोलियो अभियान का नारा क्या था? एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। और दुनिया में ये सुरक्षा चक्र अभी तक सिर्फ 2 देशों में टूटा हुआ है, और ये देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज के शो में हमारा फोकस पाकिस्तान पर होगा। आज इस मुद्दे पर चर्चा की वजह क्या है? पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। प्रांत के मर्दान जिले में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही थी। खुराक पिलाने आई एक टीम को सुरक्षा दे रहे थे 2 पुलिस वाले। उन्होंने ड्यूटी पूरी की, फिर थाने पर पहुंचे, दस्तखत किए और घर के लिए निकल रहे थे। लेकिन तभी बाइक पर सवार हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। ये हमलावर पोलियो की ड्रॉप पिलाए जाने से घर घर जाकर नाराज थे। दोनों पुलिस वालों की मौके पर मौत हो गई। पाकिस्तान में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। गूगल पर एक कीवर्ड सर्च करिए और ऐसी भतेरी खबरें मिल जाएंगी। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। पहला, पाकिस्तान अभी तक पोलियो से मुक्त क्यों नहीं हुआ? और दूसरा ये कि टीका पिलाने वाली टीम के साथ पुलिस वालों को आखिर जाना ही क्यों पड़ता है? ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की इस समस्या के पीछे ओसामा बिन लादेन की क्या भूमिका है और किस तरह ये ट्रेंड कोरोना महामारी को खत्म करने में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी। हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोलियो है क्या। ये एक संक्रामक बीमारी है। इसे पोलियोमेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो वायरस मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद ये ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं के जरिए शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसके चलते हड्डियों का विकास रुक जाता है और व्यक्ति अपंग हो जाता है। इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर होता है, इसलिए इसे शिशु अंगघात भी कहा जाता है। यह भी देखा गया है कि कई मामलों में पोलियो जानलेवा हो जाता है। पोलियो इस बीमारी का इतिहास कम से कम 3500 बरस पुराना है। इसके खतरे को मापने में लंबा वक्त लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव दिखा। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब वो 39 बरस के थे तब उन्हें भी पोलियो का संक्रमण हो गया। उनका कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया। रूजवेल्ट ने इस पर बहुत मेहनत की और तब जाकर वो कुछ दूर तक पैदल चल पाने में कामयाब हुए। हालांकि पूरी तरह वो कभी ठीक नहीं हो पाए और ताउम्र अपनी अपंगता को छिपाने की कोशिश करते रहे। 1952 का साल आया, फिर अमेरिका के लिए दुखदाई साल। इस साल पोलियो के 58,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए, जबकि 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। फिर मार्च 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक जोनास साल्क ने ऐलान किया कि उन्होंने पोलियो का इलाज खोल लिया। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया। वैक्सीन की मदद से अमेरिका ने जल्द ही पोलियो पर काबू पा लिया और फिर धीमे धीमे विकसित देशों में पोलियो खत्म होने लगा। लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देशों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। इन देशों में भी पोलियो की बीमारी एक समस्या हो सकती है, ये मानते मानते 1970 का दशक आ गया और तब जाकर वैश्विक स्तर पर टीका लगाने का काम शुरू हुआ। 1988 में WHO के प्रयास से ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की स्थापना की गई। इसमें कई और संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया और सिलसिला चल निकला पोलियो उन्मूलन अभियान का। ये इतिहास के सबसे विस्तृत और सफल मिशनों में से एक गिना जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो यहाँ के देश विकास के मानकों पर सबसे नीचे हैं,
लेकिन पोलियो अभियान की सफलता देखिए कि ये देश इस बीमारी से पार पा चुके हैं। नाइजीरिया वो आखिरी देश था जिसने 2020 में खुद को पोलियो मुक्त घोषित किया। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण 1994 के साल से चल रहा है। इसके बावजूद वो 0 नए केस का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा। 2014 में भारत ने पोलियो मुक्त होने का ऐलान किया। उसी साल पाकिस्तान में 306 नए मामले दर्ज हुए। साल 2000 के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा मामले। तो पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण को मनचाही सफलता न मिलने की वजह क्या है? पहला, टीके के प्रति दुष्प्रचार। लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन पश्चिमी देशों का हथियार है, इसके जरिए अमेरिका जासूसी करता है। कोरोना वैक्सीन में चिप वाली जो थ्योरी आज चल रही है वो पाकिस्तान में बहुत पहले से कायम है। एक मिथ्या धारणा ये भी है कि पोलियो का टीका लगा तो बच्चा नपुंसक हो जाएगा, और एक अफवाह ये कि टीके में सुअर का मांस और अल्कोहल मिली होती है, और दोनों ही चीजें इस्लाम में हराम मानी जाती हैं। लोगों को लगता है कि टीका लगाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण है भ्रष्ट हेल्थ सिस्टम। पोलियो अभियान के लिए पैसे पर्याप्त मिलते हैं, इसके बावजूद जरूरत के अनुसार हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति नहीं होती। स्टाफ है तो ट्रेनिंग की कमी है, ड्यूटी में लापरवाही और वैक्सीन की स्मगलिंग की घटनाएं भी आम है। तीसरी वजह है टीके की पहुंच। पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां कट्टरपंथी संगठनों का कब्जा है। कई जगहों पर तालिबान का प्रभाव है। वहां वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। इन इलाकों में टीका लगाना किसी वॉर जोन में काम करने जैसा है। क्योंकि पोलियो के टीके की कई खुराक लगती हैं, इसलिए बार बार वहां जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत होती है। एक और बड़ी वजह है स्वच्छता की कमी और कुपोषण। खुले में शौच और गंदगी की समस्या पाकिस्तान में जमकर है, यानी पोलियो वायरस के फैलने के लिए आसान रास्ता। पाकिस्तान में बच्चों का कुपोषण भी बड़ी समस्या है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छा पोषण न होने की वजह से पोलियो वैक्सीन की प्रभाव क्षमता कम होती है। पोलियो अभियान में पाकिस्तान के पीछे रहने में एक आखिरी फैक्टर भी है, ओसामा बिन लादेन। कैसे? जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, नाम आया आतंकवादी संगठन अल-कायदा का। इसका मुखिया ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन गया, और उसकी तलाश में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 10 बरस तक लादेन के ठिकाने का कोई पता नहीं चला, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोशिश नहीं छोड़ी। 2010 में CIA को सुराग मिला कि लादेन पाकिस्तान के शहर एबुटाबाद में छिपा है। विदेशी सीमा में घुसकर ऑपरेशन चलाने के लिए CIA को पुख्ता सबूत चाहिए था। इसके लिए CIA ने एक फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। हेपेटाइटिस B का मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया। इसके लिए एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को चुना गया। उन्हें उम्मीद थी इसके जरिए लादेन के किसी भी सगे का DNA मिल जाए, ताकि उसकी जांच कर ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई जा सके। ये अभियान कितना सफल हुआ, इस पर कभी स्पष्टीकरण नहीं जारी हुआ। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कुछ महीनों बाद ही एबुटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और 2 मई 2011 को अमेरिका के स्पेशल कमांडोज की टीम ने लादेन के कंपाउंड पर रेड कर उसे मार डाला। अमेरिका का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इससे एक नुकसान हुआ। वो जो अफवाह चल रही थी कि पोलियो वैक्सीन के जरिए अमेरिका जासूसी कर रहा है, वो लोगों के जेहन में बैठ गई। कट्टरपंथी नेताओं ने वैक्सीन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, और कई जगहों पर तो इस पर पूरी तरह बैन लग गया। इसके अलावा तालिबान ने पोलियो वैक्सीन के खिलाफ फतवा भी जारी किया। तालिबान के आतंकी आज भी वैक्सीन टीम या उनकी सुरक्षा में गए पुलिस वालों पर हमले करते हैं। 9 जून वाले हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक तालिबान पर है। 2012 से अभी तक टीकाकरण में शामिल 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। लादेन वाली रेड के बाद और क्या हुआ? जब टीका लगाने के लिए हेल्थ स्टाफ जाता है तो उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता है। कई बार उन पर हिंसक हमला भी होता था। टीकाकरण अभियान में शामिल अधिकतर स्टाफ महिलाएं हैं। विरोध की एक बड़ी वजह यह भी है, लोगों को लगता है कि महिलाओं को ये काम देकर इस्लाम को भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है। इसलिए ऐसे इलाकों में पोलियो टीम के साथ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, ताकि किसी तरह की हिंसा की स्थिति से निपटा जा सके। आपके मन में एक उत्सुकता शायद और हो रही हो, डॉक्टर शकील अफरीदी का क्या हुआ? पाकिस्तान की रेड के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों की नींद उड़ गई। उनकी नाक के नीचे लादेन को मार दिया गया, उन्हें खबर तक नहीं हुई। लेकिन वो सीधे अमेरिका पर गुस्सा निकालने की हैसियत में तो थे नहीं। ऐसे में उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्होंने CIA की मदद की थी। शकील अफरीदी को गिरफ्तार किया गया। वो अमेरिका के लिए हीरो थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें गद्दार कहा गया। एक आतंकवादी का पता बताने वाले को गद्दार कहा गया। 2013 में उन्हें निचली अदालत ने 33 साल जेल की सजा सुनाई। किसी दूसरे मामले में उन्हें फंसाया गया। बाद में दूसरी अदालत ने फैसले को पलटा
अफरीदी पर लादेन वाले मामले में कभी दोष साबित नहीं हुआ। हालांकि पुराने मामले खंगाल कर मुकदमे चलाए जाते रहे और वो आज भी पेशावर की जेल में बंद है। वैसे CIA के फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी भारी विरोध हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। मेडिकल जगत में कहा गया कि इससे पूरी मानवता खतरे में आ सकती है। अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो वापस नहीं लाया जा सकता। भारी दबाव के बीच CIA ने 2013 में कहा भी कि वो किसी भी ऑपरेशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये पोलियो वाली सीख कोरोना महामारी पर भी लागू होती है। इससे निपटने का रास्ता वैक्सीन से होकर जाता है। फॉर्मूला भी सेम है, कोई भी छूटने ना पाए, यानी हर किसी को वैक्सीन लगे तो कोरोना को खत्म किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती चरण में ही कोरोना वैक्सीन का भारी विरोध हो रहा है और वजहें वही हैं जो पोलियो टीकाकरण के दौरान सामने आई थी। सोशल मीडिया ने अफवाहों को आग लगाने का जरिया दिया, इसलिए इस बार चुनौती कहीं ज़्यादा बड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। एक और चुनौती है पाकिस्तान के सामने और ऐसे किसी भी देश के सामने जो धार्मिक कट्टरपंथियों की मर्जी के हिसाब से चलता है। कठमुल्लाओं की सुनोगे, ऐसे लोगों की सुनोगे जो आपको पुराने तौर तरीकों से चलाना चाहते हैं, जो आपको वैज्ञानिकवाद से दूर रखना चाहते हैं, जो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रखना चाहते, जो आपको धार्मिक दलीलें देकर पिछड़ा रखना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो इसी तरह से आपका अस्तित्व खतरे में रहेगा। यह था आज का बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस से है। मॉस्को सिटी कोर्ट ने विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने उनके फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन को चरमपंथी संगठन की लिस्ट में शामिल कर लिया। इस लिस्ट में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन शामिल हैं। अदालत के फैसले के बाद क्या होगा? जो कोई भी नवलनी के किसी भी संगठन से जुड़ा था वो कभी भी रूस में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो लोग इसमें काम करते थे या जिन्होंने इस संगठन को डोनेशन दी या कभी इसके कंटेंट को शेयर किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे लोगों को लंबे समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। एलेक्सी नवलनी फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले हफ्ते जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जेनेवा में मिलने वाले हैं। अमेरिका नवलनी की रिहाई की मांग करता रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की बैठक में ये मुद्दा उठ सकता है। दूसरी सुर्खी दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू से है। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से कम 9 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल हुए। बिल्डिंग के ढहने का कारण एक बस मलबे में दब गई। ढहने के कारण इस बस में 17 लोग सवार थे। अब तक हादसे का पता नहीं चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दक्षिण कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इधर लगातार सवाल उठे। साल 1995 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के गिरने से 500 से ज़्यादा लोग मर गए थे। 1994 में एक पुल ढहा तो 49 लोगों की मौत हो गई। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया ने अनचाहे रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ग्वांगजू की घटना के बाद एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी म्यांमार से। म्यांमार सेना का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 12 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 2 जाने माने बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग जिंदा बच पाए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। म्यांमार आर्मी का ये प्लेन 6 सैनिकों और 2 बौद्ध भिक्षुओं को एक नए मठ की नींव रखने के लिए प्यून ऊ लुइन ले जा रहा था। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लैंडिंग के वक्त शहर का मौसम खराब था, जिसके चलते प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।